6 फरवरी 2004 ये वो दिन था जब स्पिरिट रोवर ने हमारी मार्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग को बदलकर तारीख रकम कर दी। उस दिन स्पिरिट रोवर ने जो डिस्कवरी की थी उसने मार्स के बारे में सबसे बड़े सवाल का जवाब दे दिया। आखिर वो डिस्कवरी क्या थी और किस चीज का जवाब था? आज की इस वीडियो में आप इसी के बारे में जानोगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में आप उन चीजों के बारे में भी जानेंगे जिनका सामना स्पिरिट रोवर ने किया। स्पिरिट ने अपने इस मिशन में मार्स की सरफेस पे मौजूद रॉक्स को ग्रीन करके वहां पर पानी के असर को ढूंढना था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कौन सी रॉक्स को ग्रीन किया जाए। इसके लिए स्पिरिट के बिल्कुल सामने सशमी नाम का एक रॉक था जिसका ग्रीन करने के लिए टारगेट किया गया, लेकिन यहाँ पर भी एक मसला था। सशमी पर बहुत ज्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी जिसकी वजह से उसको ऑब्जर्व करना मुश्किल था, इसीलिए ये रॉक रोवर के ग्राइंडिंग टूल के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ से कुछ दूर ही एक और ऑप्शन भी मौजूद था। वहाँ पर एक रॉक मौजूद था जिसका नाम एड्रियन डेक था, जिसका साइज एक फुटबॉल के जितना था और इसकी सरफेस पर मिट्टी भी नहीं थी। लेकिन उस रॉक तक पहुंचना स्पिरिट के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। वो रॉक गॉसिप क्रेटर में मौजूद था और उस तक पहुंचने के लिए स्पिरिट को 40 डिग्री तक मुड़ना था और उस रॉक तक पहुंचने के लिए उसको 2 किलोमीटर का सफर तय करना था। जिस क्रेटर में ये पत्थर मौजूद था उसका डायमीटर 166 मीटर था और ये क्रेटर 3 से 4 बिलियन साल पुराना था। एक थ्योरी के मुताबिक गॉसिप क्रेटर किसी जमाने में 700 किलोमीटर लंबी पानी की एक नहर थी जो हमारी जमीन की ग्रैंड कैनियन से बड़ी थी। इसी थ्योरी की वजह से स्पिरिट को इस जगह की स्टडी करने के लिए लाया गया था। स्पिरिट के इस मिशन को आगे बढ़ने से पहले हम स्पिरिट के टूल्स के बारे में जानते हैं। स्पिरिट का वो टूल जिसे वो ब्रशिंग और ग्राइंडिंग करता है उसका नाम रेड यानी रॉक को स्टडी करने वाला टूल है। ये 10 सेंटीमीटर लंबा है और किसी भी रॉक का सैंपल लेने के लिए ये अपने डायमंड डस्ट में कोट किए हुए व्हील का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही रेड के 2 ब्रशेस भी हैं जो बोर होल से डस्ट को रिमूव करते हैं। किसी भी रॉक को ग्राइंड करने के लिए स्पिरिट 30 वाट की बिजली इस्तेमाल करता है। जब मार्स की सतह पर रॉक को तोड़ लिया जाता है तो फिर ऑब्जर्वेशन के लिए स्पिरिट एक और टूल का इस्तेमाल करता है और इससे रॉक की कंपोजिशन को समझा जाता है। अब बात करते हैं ग्राइंडिंग प्रोसेस की। एड्रियन डेक को ग्राइंड करने से पहले स्पिरिट ने उसकी माइक्रोस्कोपिक तस्वीरें खींची थी और इसके साथ साथ मॉसफोर स्पेक्ट्रोमीटर रीडिंग भी ली। ये रीडिंग बहुत हैरानकुन थी। इससे पहले ना तो मार्स पर और ना ही किसी और सियारे पर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की गई। इन रीडिंग से पता चला कि एड्रियन डेक रॉक मैग्नीट्यूड और पायरोक्सिन जैसे मिनरल से बना हुआ है। ये रॉक जमीन पर वोल्केनिक बेसॉल्ट जैसे थे, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए इस पत्थर को काटना जरूरी था। इसके लिए 6 फरवरी 2004 को स्पिरिट ने रेड की मदद से इस पत्थर को तोड़ा। ये कायनात के बनने के बाद से लेकर अब तक पहली बार इंसान ने किसी और सियारे पर मौजूद पत्थर को तोड़ा था। जब स्पिरिट ने उस पत्थर को तोड़ लिया तो ये बात कंफर्म हो गई कि वो रॉक वाकई में वोल्केनिक बेसॉल्ट जैसा था। इसकी मदद से मार्स की जमीन किस चीज से बनी है इस बात का पता भी चल गया था। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सारे मिशन से स्पिरिट ने क्या सीखा। ये पत्थर स्पिरिट रोवर के लिए एक बहुत अच्छा टारगेट था। स्पिरिट के आलात ने ये पता लगाया कि इस रॉक और गॉसिप क्रेटर के बाकी पत्थर कई सारे मिनरल से भरे हुए हैं। ये सभी मिनरल मिलकर इस चट्टान को बहुत खास बना देते हैं। जमीन पर भी इस तरह के पत्थर मौजूद हैं जिनको बेसाल्टिक कहा जाता है। साइंसदानों का कहना है कि इस पत्थर में जितने भी मिनरल मौजूद हैं उनमें बहुत थोड़ी मकदार में पानी भी मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि गॉसिप क्रेटर के पत्थरों को जमीन के पत्थरों की निस्बत ग्राइंड करना आसान है। इस पत्थर को स्टडी करने के बाद स्पिरिट रोवर अपने अगले मिशन पर चल पड़ा और 5 मार्च 2004 को हम फेरी रॉक तक पहुंच गया। यहाँ पर इसको पानी के मौजूद होने के पक्के सबूत मिले। ये पत्थर 60 सेंटीमीटर लंबा था जो एक डार्क वोल्केनिक रॉक था। इसकी सतह पर कुछ क्रैक्स थे। यहाँ पर नजर आने वाले मिनरल्स में पानी के असरात को देखा जा सकता है। ये बात स्पिरिट रोवर को उस वक्त पता चली जब उसने रेड की मदद से रॉक की सरफेस को साफ किया। ये मार्स की एक्सप्लोरेशन में सबसे बड़ा सवाल का जवाब था, यानी मार्स की सतह पर पानी मौजूद है या नहीं। ये आज तक का सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब मिल गया था।
इस सवाल के अलावा एक और ऐसा सवाल है जिसका जवाब साइंसदान बहुत देर से जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो सवाल ये है कि क्या मार्स पर कभी कोई लाइफ मौजूद थी। स्पिरिट की स्टडी सिर्फ इस पत्थर पर आकर खत्म नहीं हुई। इस रोवर ने इसके बाद मार्स को मजीद एक्सप्लोर किया। 11 मार्च 2004 को स्पिरिट बोनेवाल के नाम से एक क्रेटर पर पहुंच गया। इस तरह का एक क्रेटर कोई क्रेटर में भी मौजूद था, लेकिन वो साइज में इससे छोटा था। बोनेवाल क्रेटर का डायमीटर 210 मीटर था और इसकी गहराई 14 मीटर थी, लेकिन इसको अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद पता चला कि ये क्रेटर पानी से नहीं बना था। इसके अलावा स्पिरिट को क्रेटर में से कोई भी ऐसा रॉक नहीं मिला जिसको टारगेट किया जा सके। इसीलिए रोवर ने यहाँ से कोलंबिया हिल्स की तरफ जाना शुरू किया, लेकिन रास्ते में स्पिरिट को लेहोन्टन के नाम से एक और क्रेटर मिला। ये क्रेटर पिछले क्रेटर से भी छोटा था। इसका डायमीटर 55 मीटर और गहराई 9.1 मीटर थी, लेकिन इसने स्पिरिट को भी बहुत बड़े रिस्क में डाल दिया। इस क्रेटर के साउथ और वेस्ट साइड पर रेत का तूफान आ रहा था। ये चीज रोवर के टायरों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी। स्पिरिट ये रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अपना रास्ता बदल लिया। अब कोलंबिया हिल्स तक जाने के लिए स्पिरिट को बिल्कुल सीधा सफर करना था। कोलंबिया हिल्स के नाम से ही जाहिर है कि ये एक लंबा पहाड़ी सिलसिला है जिसमें बड़े बड़े क्वेसी क्रेटर मौजूद हैं। इन पहाड़ों का नाम स्पेस शटल कोलंबिया के नाम पर रखा गया है, जो जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही टूट गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब कोलंबिया को लॉन्च किया गया था तो इसके बाहर वाले टैंक से इंसोल्टेड फॉर्म लीक कर गया, जिसकी वजह से इसका थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम डैमेज हो गया। इसीलिए जब कोलंबिया स्पेस से वापसी पर जमीन के एटमॉस्फेयर में दोबारा से दाखिल हुआ तो गर्म गैसों की वजह से इसकी हीट शीट टूट गई, जिससे विंग स्ट्रक्चर तबाह हो गया। उसके तबाह होते ही सारा शटल ही टूट गया। इस हादसे में 7 साइंसदान मारे गए, इसीलिए हर हिल का नाम इन 7 साइंसदानों के नाम पर रखा गया। इस वक्त स्पिरिट कोलंबिया हिल्स के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुका था। इस जगह को वेस्ट प्योर कहते हैं। रोवर जैसे जैसे हिल्स के करीब जाता गया, स्पिरिट का एक टायर जमीन में फंस गया, जिसको निकालने के लिए उसे बहुत एफर्ट करने की जरूरत थी। लेकिन स्पिरिट की एनर्जी खत्म हो रही थी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन दोस्तों, रोवर के व्हील के साथ क्या मसला हुआ था? साइंसदान को कहना था कि हो सकता है कि स्पिरिट के टायर में कोई डेब्रिस फंस गई हो, जिसकी वजह से वो रोटेट नहीं कर सका। स्पिरिट के टायरों में ऐसे हीटर्स लगाए गए थे जो इस तरह की मुश्किल को हल कर सकते हैं, लेकिन साइंसदान को पता नहीं चल सका कि आखिर इसका टायर क्यों जाम हुआ। स्पिरिट ने अपने सफर को जारी रखने के लिए अगले 2 टायर की मदद से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर गड़े वगैरह आ जाते हैं। वहाँ पर स्पिरिट को अपने 6 के 6 टायरों का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब तक स्पिरिट रोवर में टायरों के अलावा और बहुत से मसले आ गए थे, इसलिए यहाँ से मजीद आगे बढ़ने से पहले रोवर को इन मसलों को हल करना था। सबसे पहले रोवर के सामने वाले कैमरे को फिक्स करना बहुत जरूरी था, क्योंकि रोवर जब मार्स पर अपने टारगेट की तस्वीरें खींच रहा था तो उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर की खराबी आ रही थी। इसको फिक्स करने के लिए रोवर को बहुत सारी तस्वीरें खींचनी थी। इसे अगला मसला फ्रंट व्हील का था, उसकी रोटेशन को फिक्स करना था। इन सब मसलों को हल करने के लिए रोवर को ट्यून अप किया गया। फिर इसके बाद जब स्पिरिट के मसले फिक्स हो गए तो उसने कोलंबिया हिल्स पर मौजूद बहुत से रॉक्स को स्टडी किया और उनसे नई डिस्कवरीज की। अभी भी ये मार्स पर मौजूद नई डिस्कवरी कर रहा है और फ्यूचर में करता रहेगा। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।